जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं DS यादव आज आपके लिए क्लास 12th लेके आया हूँ। अभी तक आप क्लास 12th में देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ रहे थे। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं उसके बारे में आप पढ़ रहे थे। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में आपने पढ़ा था कि वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से चलकर नेगेटिव चार्ज पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से चलकर नेगेटिव चार्ज पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और आपने पढ़ा था कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये प्रबल विद्युत क्षेत्र में सघन होती हैं और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में विरल होती हैं, यानी कि दूर दूर होती हैं, और एक समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये आपने पढ़ा। और आपने ये पढ़ा था कि वैद्युत बल रेखाओं में लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का गुण होता है और इनमें लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर दूर हटने का गुण होता है। ठीक है। और वैद्युत बल रेखा, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा था। इसके बाद देखिए वैद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर, वैद्युत बल रेखा के जैसे इस बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। वैद्युत बल रेखा के किसी पॉइंट पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होता है ये उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है। और जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को आपस में कहीं नहीं काटती हैं, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर काटेंगी, जैसे मान लीजिए काट दी, तो ये कटान बिंदु है और कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी। एक विद्युत क्षेत्र की इधर दिशा प्राप्त होगी, एक विद्युत क्षेत्र की इधर दिशा प्राप्त होगी। ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी जो कि असंभव है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं होती हैं। कोई भी वेक्टर राशि होती है उसका परिणामी वेक्टर केवल एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद आपने देखिए, अब आप पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है इसका मापन जो होता है वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र प्रबल है कि दुर्बल है, इस वैद्युत क्षेत्र का मापन जो होता है उसकी प्रबलता की मापन हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मापते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मापते कैसे हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर मान लीजिए Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है, तो इसी Q आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करेगा, एकांक आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल q आवेश रखा हुआ है और उस पर कैपिटल F बल लग रहा है। ठीक है। स्मॉल q आवेश यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्मॉल q आवेश पर कैपिटल F वैद्युत बल कार्य करता है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इस दिखाएंगे, और ये क्या होगा F/Q इज इक्वल टू F/Q। चूँकि ये एक सदिश राशि है तो इसका सदिश रूप जो है ये हो जाएगा। तो देखिए एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र, Q आवेश रखा हुआ है और उस पर एक कैपिटल F वैद्युत बल कार्य कर रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू F/Q। यानी कि इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F/Q। इसका मात्रक देख लीजिए, इसकी यूनिट, तो ये फोर्स है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और इसका कूलाम, आवेश का क्या होता है कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। तो अगर बीमा देखें, विमीय सूत्र, तो अगर E का विमीय सूत्र देखेंगे तो देख लीजिए क्या होगा, विमीय सूत्र, तो F का क्या होता है mLT-2 और इसका क्या होता है AT। तो क्या हो जाएगा ये mLT⁻³ A इनवर्स। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विमीय सूत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करता है या वैद्युत क्षेत्र की बात करता है, तो चाहे आप कहिए वहाँ का वैद्युत क्षेत्र इतना होगा, चाहे कहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का जो मापन होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही ज्ञात किया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मापन मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन। ठीक है, अगर आपसे वैद्युत क्षेत्र पूछता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करेंगे। ओके, सॉरी, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। मान लेते हैं कोई माध्यम है, उसके बिंदु O पर एक Q आवेश रखा हुआ है और इस बिंदु से कुछ दूरी पर कोई बिंदु A है, यहाँ पर Q0 आवेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश मान लेते हैं Q0 रखा हुआ है, और यहाँ से इसकी दूरी r है, और इस माध्यम का परावैद्युतांक मान लेते हैं K है। परावैद्युतांक कितना है K। q आवेश के परावैद्युतांक के किसी माध्यम के बिंदु O पर स्थित है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु A है जहां पर Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है। हम बिंदु A पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसी आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश है, इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए बिंदु आवेश q के कारण परीक्षण आवेश
परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स देख लेंगे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दोनों आवेशों का गुणनफल Q नॉट और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। और देखिए अब इस Q नॉट पर इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट ए, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ए पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा था E = F/Q नॉट, यहाँ Q नॉट है तो F की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये परावैद्युत माध्यम भी है तो यहाँ क्या होगा K भी रहेगा, परावैद्युत माध्यम माने हैं तो ये K और Q नॉट अपॉन R² और टोटल का अपॉन कितना है Q नॉट। ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या E = क्या बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R², ये बच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है किसी बिंदु आवेश के कारण। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम मान लेते हैं K परावर्तांक के किसी माध्यम में बिंदु O पर स्मॉल q बिंदु आवेश रखा है, इसी बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट हम रखते हैं, तो बिंदु आवेश Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला जो वैद्युत बल है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R²। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A यानी कि बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाएगा E = F/Q नॉट। तो F की ये वैल्यू जो यहाँ आई है यहाँ पर हम रख देंगे, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो ये फार्मूला आ जाएगा। अगर हम माने हैं यहाँ पर कि ये जो परावैद्युतांक है माध्यम है, ठीक है, परावैद्युत माध्यम है, इस परावैद्युत माध्यम के स्थान पर ये जो आवेश है ये किसी वायु या फिर निर्वात में अगर रखा हो तो वहाँ पर K का मान कितना हो जाएगा, यानी कि निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, निर्वात या वायु के लिए K = 1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ठीक है। तो देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी पॉइंट पर वो उस बिंदु आवेश के अनुकरणपाती होता है, यानी कि आवेश जितना बड़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र उतना ही क्या होगा प्रबल होगा। और उसके बीच की वहाँ से बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि यहाँ बिंदु आवेश से दूरी जितना अधिक होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उतना ही वीक होगा। यानी कि आवेश यहाँ रखा हुआ है तो श्योर सी बात है ये आवेश रखा है, इसके चारों ओर इसका प्रभाव होगा। जैसे हम दूरी बढ़ते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, इसका प्रभाव क्या होगा कम होता हो जाएगा। तो दूरी के वर्ग के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि कम से कम दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पर आवेश है +Q
और इससे कुछ दूरी पर एक आवेश और रखा हुआ है माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी ये बहुत कम है, तो ये जो निकाय होगा, ये जो सिस्टम होगा, इसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 4 कूलाम का कोई आवेश है और -4 कूलाम का कोई आवेश है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर पास पास रखे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव होगा। ठीक है। तो देखिए यानी कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है। अगर दो समान किंतु विपरीत आवेश, ठीक है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होंगे तो वही सिस्टम, वही निकाय क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए HCl। ठीक है। आप जानते हैं जो हाइड्रोजन आयन है, HCl किससे बना हुआ है, H+ आयन और Cl- आयन से। तो HCl में क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस पर चार्ज कितना है, +1 और इस पर -1। ठीक है। तो चार्ज बराबर है लेकिन अपोजिट है, इनका साइन क्या है, अपोजिट है। तो HCl क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल हो गया। ठीक है। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देख लीजिए, हम मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये +Q आवेश और -Q आवेश से मिलकर बना है और इनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना है, 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको स्मॉल p से दिखाते हैं। ये इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, दोनों आवेश की मात्राएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इनमें से कोई एक आवेश ले लेते हैं और इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है वो ले लेते हैं, यानी कि 2L। तो P = ये हो जाएगा 2QL, ये हो जाएगा। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, Q का कूलाम, ये लंबाई है तो मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, कूलाम इंटू मीटर। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उन आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को उस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है ये एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और इसकी दिशा किधर होती है, माइनस चार्ज से लेकर प्लस चार्ज की ओर, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर इस वैद्युत इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा माइनस आवेश से किधर होती है, प्लस आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = क्या आ जाएगा, Q ×
2l, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 2ql। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पढ़नी है। तो वैद्युत द्विध्रुव हमने आपको बताया था तो अब आप पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, ये, और ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके एक टर्मिनल पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे टर्मिनल पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। तो इसकी जो अक्ष होगी, यहाँ से होकर जाने वाली जो ये रेखा होगी, ऐसे ये रेखा, ये जो रेखा होगी ये इसकी कहलाती है अक्ष। क्या कहलाती है? अक्ष, एक्सिस, ठीक है, अक्ष कहलाती है। और इसके मध्य बिंदु से इसके लंबवत होकर जाने वाली रेखा ये कहलाती है निरक्ष। निरक्ष इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर ये निरक्ष कहलाती है। तो देखिए अब जैसे ये अक्ष है, अगर मान लीजिए इसके अक्ष पर कोई बिंदु है तो हम इसे कहेंगे ये अक्षीय स्थिति पर है। ये बिंदु कहाँ है? अक्षीय स्थिति पर है। अब अक्षीय स्थिति में इधर भी हो सकता है, अक्षीय स्थिति में इधर भी हो सकता है। अगर इसके अक्ष पर कहीं कोई बिंदु है तो हम कहेंगे वो अक्षीय स्थिति पर है, ठीक है। और अगर इसके निरक्ष पर कहीं कोई बिंदु है तो हम इसे कहेंगे निरक्षीय स्थिति पर है, ठीक है। तो हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक बार अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकालना है, और एक बार हमें निरक्षीय स्थिति पर स्थित कोई बिंदु होगा वहाँ पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करना है। और एक जगह और फाइंड करना है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या है? वो ऐसा हो ना तो अक्षीय स्थिति में हो और ना ही निरक्षीय स्थिति में हो, बल्कि किसी अन्य स्थान पर हो, ना तो वो अक्षीय स्थिति ना तो निरक्षीय स्थिति, किसी अन्य पॉइंट बिंदु कहीं अन्य स्थान पर हो ये बिंदु। तो इसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण ध्यान रखिएगा, आपको अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालती है। 3 पॉइंट पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अक्षीय स्थिति पर, ठीक
ठीक है। अक्षीय स्थिति, तो पहला आते हैं अक्षीय स्थिति पर एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति पर। तो देखिए मान लेते हैं कोई ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये -q और +q आवेश से मिलकर बना है और इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है, इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना है 2l है, ठीक है। और इसका मध्य बिंदु इस वैद्युत द्विध्रुव का हम मान लेते हैं O है, तो हाफ दूरी इसका L हो जाएगी और नेक्स्ट हाफ दूरी क्या हो जाएगी L, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2l लेते हैं, तो हाँ ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से एक तरफ की दूरी L हो जाएगी, मध्य बिंदु से दूसरी तरफ की दूरी भी क्या हो जाएगी L हो जाएगी। अब इसके अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में मान लेते हैं कहीं पर बिंदु P है, इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और मान लेते हैं ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर है, कितनी दूरी पर है स्मॉल r दूरी पर है। तो यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और इस -q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और वहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं +q जो आवेश है इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, इसे F1 से दिखाएंगे और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा E1, ठीक है। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसकी डायरेक्शन में होगी, वो मान लेते हैं E2, ठीक है। तो देखिए +q के कारण वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम मान लेते हैं परावैद्युत माध्यम जो है वो K है इसका परावैद्युतांक, तो ये हो जाएगा। तो इस आवेश के कारण आप निकाल रहे हैं तो Q और यहाँ से दूरी आप लेंगे, ये आवेश है और यहाँ से दूरी, चूँकि देखिए इसके मध्य बिंदु से दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, तो यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा r - l, तो ये दूरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r - l का होल स्क्वायर, ठीक है। और वो उस डायरेक्शन में होगा और -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये आवेश है Q। और अब यहाँ से दूरी देखिए, मध्य बिंदु से दूरी R है और ये दूरी L है, तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर।
अब देखिए इसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, माइनस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हैं। तो देखिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म ले लेंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो ये E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, और चूँकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप जो कॉमन हो वो कॉमन ले लीजिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। इसके बाद देखिए अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये करेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद Q इज इक्वल टू E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए R प्लस L का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस 2RL, ये हो गया। यहाँ भी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL और अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब देखिए ये ब्रैकेट हटा देंगे हम ऊपर का तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये 2RL, ये 2RL कितना जाएगा 4RL, और Q भी यहाँ है तो ये 4QRL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए चूँकि आप जानते हैं R इज़ मच ग्रेटर देन L, यानी कि R का मान L से काफ़ी बड़ा है। अगर R का मान L से काफ़ी बड़ा है तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लगभग क्या होगा R स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम 2 इंटू 2 रख देते हैं, ठीक है। तो 2r को अलग कर लेते हैं और 2ql को अलग रख देते हैं, ठीक है। अपॉन ये चूँकि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के स्थान पर हमें क्या रखना है, आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे तो ये आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद देख लीजिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये 2ql को हम p लिख सकते हैं, 2ql को क्या लिख सकते हैं, p। ये 2r और क्या हो जाएगा, p अपॉन ये हो जाएगा r पावर 4। तो ये r से r पावर 4 कैंसिल हो जाएगा तो r पावर 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला हो गया, ठीक है। निर्वात या वायु के लिए अगर देखेंगे, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए देखेंगे तो k की वैल्यू कितना होगी, 1, और k की वैल्यू 1 रख देंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया। अब इसमें देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इधर माइनस क्यू आवेश है, इधर प्लस क्यू आवेश है। तो अक्षीय स्थिति, आपने अक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला निकाला है। तो मान लेते हैं ये अक्षीय स्थिति है, यहाँ आप लेंगे तो ये भी अक्षीय स्थिति है, यहाँ लेंगे तो ये भी अक्षीय स्थिति है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं A बिंदु है, ये मान लेते हैं B बिंदु है। ये बिंदु अक्षीय स्थिति पर है, ये भी बिंदु अक्षीय स्थिति पर है, लेकिन ये प्लस क्यू आवेश के तरफ है और ये जो बिंदु है ये माइनस क्यू आवेश की तरफ है, ठीक है। अगर प्लस क्यू आवेश की तरफ रहेगा, ठीक है, प्लस क्यू आवेश की तरफ रहेगा ये बिंदु, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, उस डायरेक्शन में होगा। और माइनस चार्ज की ओर अगर है तो यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव की ओर होगा। सुना रहा है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालते हैं, ये अक्षीय स्थिति पे आप निकालते हैं, तो अक्षीय स्थिति प्लस क्यू चार्ज की तरफ भी होता है और अक्षीय स्थिति माइनस क्यू चार्ज की तरफ भी होता है। अगर ये बिंदु प्लस क्यू चार्ज की तरफ रहेगा तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा ये वैद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर होगा, ठीक है। और अगर माइनस चार्ज की ओर ये बिंदु है तो यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव की ओर होगा। ये दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन किधर होता है, अक्षीय स्थिति में, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।